Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya. We are going to start with chapter Supreme Court of India. आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करेंगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम नहीं है, बट इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम में यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, जिसके नीचे वी हैव हाई कोर्ट्स एंड देन वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये सिस्टम आपको अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है। ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो इंडिया में अडॉप्टेड है, वो एक्चुअली हमने जीओआई एक्ट ऑफ 1935 से अडॉप्ट किया था। यूएस की अगर आप बात करें ऑन द अदर हैंड, तो आप देखेंगे कि फेडरल लॉज जो है वो फेडरल कोर्ट, फेडरल जुडिशरी जो है वो देखता है, जो स्टेट लॉज हैं वो स्टेट जुडिशरी देखता है, और इसलिए आप बोल सकते हैं कि यूएस में डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स नजर आता है। इंडिया में ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, जो कि सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज दोनों को ही एनफोर्स करता है। इंडिया ऑल्दो एक फेडरल कंट्री है लाइक यूएसए, लेकिन यहाँ पे एक यूनिफाइड जुडिशरी आपको देखने को मिलती है, वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस देखने को मिलता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इनॉग्रेट हुआ था जैन 28, 1950 को। इसने सक्सीड किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि एस्टैब्लिश हुआ था जीओआई एक्ट ऑफ 1935 से, उसे सक्सीड करता है सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर ज्यूरिसडिक्शन अगर आप बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से काफी ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को भी रिप्लेस किया है। इसलिए आप कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। जब आर्टिकल्स की बात करें तो 124, 124 से लेकर 147 तक हम देखते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पार्ट 5 में ये है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम देखने वाले हैं 124 से लेकर 147 तक क्या है ये आर्टिकल्स और क्या मेंशन्ड है इन आर्टिकल्स में। बिफोर दैट एक हिस्ट्री हमें देखने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि आजकल बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में, सो यू मस्ट नो अ लिटिल बिट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। ये जो पिक्चर आपको सामने नजर आ रही है, ये जब सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ था उस दिन की पिक्चर है, दैट इज 29 ऑफ जनवरी 1950। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ऑनरेबल जस्टिस हरिलाल जे कानिया जी। सो यू मस्ट नो दैट द फर्स्ट CJI of the country was Justice Harilal J. Kania ji. ठीक है, दैट मच इज क्लियर। सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स जुडिशियल बॉडी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 जैन 1950। जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट इनिशियली जो है उनकी फंक्शनिंग कहां से चल रही थी? उनकी फंक्शनिंग चल रही थी फ्रॉम ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, जब तक कि वो अपनी प्रेजेंट बिल्डिंग जो कि तिलक मार्ग में लोकेटेड है वहां पर नहीं गए। तो 1958 तक एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस से ऑपरेट कर रही थी। ऑन जनवरी 28, 1950, 2 दिन बाद, 2 दिन कब बाद? आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 2 दिन बाद, जब इंडिया ऑब्वियसली सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, उसके 2 दिन बाद से उस दिन सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ। ठीक है, ये इनॉग्रेशन कहां पर इट टुक प्लेस? चेंबर ऑफ प्रिंसेस इन ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये जो चेंबर ऑफ प्रिंसेस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, यहां पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है 12 साल से काम कर रहा था, 1937 से लेके 1950 तक। तो ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब आया था? जीओआई एक्ट ऑफ 1935 से। सो ये कहां पे बैठता था? चेंबर ऑफ प्रिंसेस में, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और यहीं पर इनॉग्रेशन होता है सुप्रीम कोर्ट का भी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है जब 28 जैन 1950 को इनॉग्रेट होता है, कमेंस होती है उनकी सिटिंग, ये ओल्ड पार्लियामेंट में ही इनकी सिटिंग चलती है।
न्यू बिल्डिंग में ये मूव होते हैं इन 1958। न्यू बिल्डिंग में जब ये 1958 में जाते हैं तो इसका इनॉग्रेशन करते हैं इंडिया के देन प्रेसिडेंट, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, राजेंद्र प्रसाद जी। ही इनॉग्रेट्स द प्रेजेंट बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कब इनॉग्रेट करते हैं? 4 अगस्त को 1958 को। ओके आप देखेंगे कि वहां पे एक लाइफ साइज फिगर है महात्मा गांधी जी का, राइट, ऑपोजिट टू चीफ जस्टिस कोर्ट। ये जो महात्मा गांधी जी का लाइफ साइज फिगर है जो कि चीफ जस्टिस के कोर्ट के ऑपोजिट में है, ये एक्चुअली अनवेल हुआ था 26th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस AM अहमदी के द्वारा इन 1996। तो एक्चुअली में जो महात्मा गांधी की आपको लाइफ साइज फिगर वहां पे दिखती है वो 1996 में आई थी। किसने उसको वहां पर अनवेल किया था? तब के CJI, जो कि 26th CJI थे, AM अहमदी, जस्टिस AM अहमदी। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर एक 7 फुट टॉल BR अंबेडकर जी की मूर्ति है। इसे अनवेल किसने किया था? आर नाउ प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, राइट, along with who? Along with the 50th Chief Justice of India, Chandrachud ji, Justice Chandrachud. When? On 26th November 2023. Okay? This much is clear? Okay. तो बेसिकली जब न्यू पार्लियामेंट की कोर्ट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था, तो आप उस ओकेजन की पिक्चर ये देख सकते हैं। 4 अगस्त 1958 को हुआ था ये इनॉग्रेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनॉग्रेट किया था। उसके बाद आप देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त थे SR दास जी, राइट, वाइस प्रेसिडेंट S राधाकृष्ण जी, एंड ऑफ कोर्स अयंगर जी जो उस वक्त स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, एंड जवाहरलाल नेहरू ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर। सो यू मस्ट नो Rajendra Prasad ji, who was the president, SR Das ji, who was the chief justice of India, S Radhakrishnan ji, Dr. S Radhakrishnan obviously vice president, and Iyengar ji speaker of Lok Sabha, of course Jawaharlal Nehru prime minister, right? ये 4 अगस्त 1958 की बात हो रही है। अब हम देखते हैं composition and appointment of judges in Supreme Court. So at present when you see there are 34 judges in Supreme Court, 1 Chief Justice of India and 33 other judges. ये 2019 में हुआ है। इनिशियली ओरिजिनली जब सुप्रीम कोर्ट हुआ था तो उस वक्त 8 थी स्ट्रेंथ, इसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 7 अदर जजेस थे। इसके बाद सब्सिक्वेंटली पार्लियामेंट ने इंक्रीज किया नंबर ऑफ जजेस progressively to 10 in 1956, then 13 in 1960, then 17 in 1977 and 25 in 1986, and then 33 in 2019. So यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक्चुअली में 5 टाइम्स इंक्रीज किया है जजेस का नंबर 2019 तक। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आप देखेंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ जस्टिस जो है उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं विद आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्ड नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो अदर जजेस का अपॉइंटमेंट है वो करते हैं प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। यहां पे जो कंसल्टेशन है विद चीफ जस्टिस व्हेन अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस इज हैपनिंग, दैट इज ऑब्लिगेटरी, राइट? इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन। आपने NJC के बारे में सुना होगा, राइट? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी क्या थी। फर्स्ट जजेस 1981 की अगर आप बात करें, hold on for a second, I have a call, I'll just disconnect that.
जस्ट अ सेकेंड. ओके, डन. सो फर्स्ट जजेस केस की बात करते हैं जो कि 1981 में हुआ. यहां पर ये बोला गया, कोर्ट ने ये बोला कि जहां पे कंसल्टेशन की बात आती है विद चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट जब कंसल्ट करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऑफ अदर जजेस चीफ जस्टिस से, तो यहां पे कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है. इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज होंगे. बट जब हम सेकेंड जजेस एक्ट की बात करते हैं जो कि 1993 में हुआ, यहां पे कोर्ट ने अपने पहले की रूलिंग को रिवर्स किया और चेंज किया मीनिंग ऑफ वर्ड कंसल्टेशन टू कॉन्करेंस. तो यहां पे उन्होंने बोला कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है. मतलब एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बट चीफ जस्टिस जो है वो अपनी एडवाइस कब देंगे? जब वो दो और सीनियर कलीग्स के साथ कंसल्ट कर लेंगे. ये था सेकेंड जजेस ऑफ 1993. नाउ वी कम टू थर्ड जजेस ऑफ 1998. यहां पे कोर्ट ने ये बोला कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो है टू बी अडॉप्टेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस. प्लूरैलिटी ऑफ जजेस का क्या मतलब है? मतलब जब प्रेसिडेंट कंसल्ट कर रहे हैं विद सीजेआई, सीजेआई वुड कंसल्ट विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस. राइट? यहां पे ये बोला जा रहा है कि अकेले सोल ओपिनियन ऑफ सीजीआई कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं होती. यहां पे जो सीजीआई है ही मस्ट कंसल्ट अ कोलिजियम ऑफ 4 senior most judges. Right? This much is clear? Right? Even if 2 of the judges over here have an adverse opinion, मतलब यहां पे अगर 2 जजेस हैं जो कि एडवर्स ओपिनियन देते हैं, तो ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को वो सेंड नहीं कर सकते. ठीक है? तो अगर सीजेआई जो है ये जो कोलिजियम के साथ कंसल्टेशन नहीं करते हैं तो उनका भेजा हुआ रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है ऑन गवर्नमेंट. तो सीजीआई को कंसल्ट करना जरूरी है विथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस बिफोर टेंडरिंग हिज रिकमेंडेशन. 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में और इसने बनाया NJAC जो कि है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014. इन्होंने रिप्लेस किया था कोलिजियम सिस्टम को ऑफ अपॉइंटिंग जजेस. राइट? लेकिन आपको यह याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन 2015 डिक्लेयर किया कि ये जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और ये जो NJAC है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉइड है. ठीक है? तो ऑपरेशन में क्या दोबारा आ गया? ये थर्ड 1998 वाला कोलिजियम सिस्टम जो है वो ये ऑपरेशन में है. ये जो 2015 वाला केस है इसे आप 4th जजेस केस कहते हो. राइट? इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में. ठीक है? जब हम अपॉइंट कर रहे हैं चीफ जस्टिस 1950 से लेकर 73 तक आप देखेंगे कि एक प्रैक्टिस फॉलो हुई थी ऑफ अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द सीजेआई. ये जो कन्वेंशन था कि सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट के उन्हें बनाया जाएगा सीजेआई, ये वायलेट हो जाता है 1973 में जब AN रे जी को सीजेआई बनाया जाता है by superseding 3 senior judges. Again 1977 में 2 बार हो चुका है ये. ठीक है? 1977 में MU बेग जी को बनाया जाता है CJI by superseding the then senior most judge. ये जो डिस्क्रिशन है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट इसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया. बाय व्हाट?
in सेकेंड जजेस एक्ट ऑफ 1993. और सेकेंड जजेस एक्ट ऑफ 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ये रूलिंग उन्होंने दी कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं उन्हें ही सीजेआई बनाया जाएगा. This much is clear, right? Okay. Now we come to qualification of judges. जब हम क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. Secondly, he should have been a judge of High Court or High Courts in succession for 5 years. Or he should have been an advocate of a High Court or High Courts in succession for a period of 10 years. Or this person should be a distinguished jurist. It is clear from here कि Constitution कोई भी minimum age नहीं देती है for appointment of a judge of Supreme Court. अगर आप oath of affirmation की बात करें तो a person who is appointed as a judge of Supreme Court before entering his or her office has to make and subscribe an oath or affirmation before the president. तो ये president के सामने होता है. ठीक है. ये जो oath है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि he or she will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. They will uphold the sovereignty and integrity of India duly and faithfully, and to the best of his or her ability, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor or affection or ill will, and to uphold the Constitution and the laws. ये है oath और affirmation जो प्रेसिडेंट के सामने ली गई है. सैलरी और अलाउंस की बात करें तो सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव्स, पेंशन एक्सेट्रा इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है. लेकिन दे कैन नॉट बी वेरिएड टू द डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी. राइट. इतना क्लियर है. रिटायर्ड सीजेआई एंड जजेस जो हैं they are entitled for 50% last salary drawn as a monthly pension. Tenure and removal की बात करते हैं. जब हम टेन्योर ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहां पे कोई फिक्स टेन्योर नहीं दिया हुआ है. टेन्योर में कोई फिक्स टेन्योर नहीं है बाय कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रोविजंस यहां पे बनाता है. ये 3 प्रोविजंस क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टेन्योर नहीं दिया है फिक्स्ड, लेकिन 3 प्रोविजन जरूर बनाए हैं. क्या है वो 3 प्रोविजंस? कि he or she shall hold office until he or she attains the age of 65, and any question regarding his or her age is to be determined by the parliament. ये जो जज हैं they will resign by office after writing to the president. They can also be removed from office by the president. How? On recommendation of the parliament. तो अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ जज कैसे होता है. ठीक है. रिमूवल ऑफ जज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान दो. जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड from his or her office by an order of president. तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इन्हें रिमूव किया जाता है. ये जो रिमूवल का ऑर्डर है जो प्रेसिडेंट इशू करते हैं, ये तभी वो इशू कर सकते हैं आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम और हर इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल. तो जब पार्लियामेंट सेम सेशन में प्रेजेंट करते हैं रिमूवल के लिए एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, तभी ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आ सकता है. ये जो एड्रेस है ऑफ द पार्लियामेंट, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल
मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस। ठीक है, दोनों ही हाउस की स्पेशल मेजॉरिटी से ये सपोर्ट होना चाहिए। दो ग्राउंड्स ऑफ यहां पे आपको रिमूवल दिखते हैं। कौन से दो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल है? पहला है मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। तो दो ग्राउंड्स आपको यहां पे देख रहे हैं रिमूवल के, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक है, प्रोसीजर की अगर आप बात करें, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल के लिए रेगुलेशन जो है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट के थ्रू आता है ऑफ 1968। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल किससे रेगुलेट हो रहा है? इस एक्ट से, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 से। ये जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है ये रेगुलेट कर रहा है procedure relating to the removal of a judge of Supreme Court by the process of impeachment। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम यहां पे इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं तो ये वर्ड जो है इम्पीचमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ जज। इम्पीचमेंट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के लिए यूज करता है। ये वर्ड जो इंपीचमेंट है रिमूवल ऑफ जज के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट के थ्रू आया है। ठीक है, क्या है प्रोसेस? पहले एक रिमूवल मोशन होगा। ये जो रिमूवल मोशन है इसे साइन करेंगे 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा या फिर 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो पहले एक रिमूवल मोशन होगा जिसे साइन करेंगे या तो 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा या तो 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। उसके बाद ये जो मोशन है ये किसको दिया जाएगा? स्पीकर को या फिर चेयरमैन को, जहां पे भी हो रहा है उस हिसाब से। ठीक है, एंड स्पीकर एंड चेयरमैन मे एडमिट दिस और मे नॉट और मे रिफ्यूज टू एडमिट इट। इफ दे एडमिट इट तो फिर क्या होगा? जैसे ही स्पीकर या चेयरमैन इसे एडमिट करेंगे तो वो खुद ही एक 3 मेंबर कमिटी बनाएंगे। ये 3 मेंबर कमिटी जो है इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। 3 मेंबर कमिटी कौन बना रहा है? स्पीकर एंड चेयरमैन खुद। और ये 3 मेंबर कमिटी जो है इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर को। इस 3 मेंबर कमिटी में कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, ये 3 मेंबर्स हैं जो इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर। इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑब्वियसली आपको यही मेंबर्स लगेंगे, तभी तो वो बता पाएंगे राइट लीगल चीजें। ठीक है, अगर ये जो कमिटी है ये इनको लगता है, इनको पता चलता है, दे फाइंड आउट कि जज जो है ही इज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी, द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ मोशन। तो अब इसके बाद कंसिडरेशन ऑफ मोशन होगा अगर ये कमिटी को लगता है कि जो जज हैं वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी उनमें थी। इसके बाद ये जो मोशन है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा दोनों हाउसेस से। इसके बाद ये प्रेसिडेंट को मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट एंड फाइनली प्रेसिडेंट विल पास एन ऑर्डर टू रिमूव द जज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि टिल नाउ नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड। ठीक है, लेकिन केस ऑफ इम्पीचमेंट आ चुके हैं क्या? यस, फर्स्ट केस ऑफ इम्पीचमेंट जो है वो आप देखेंगे 1991 के दौरान आया था, जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट आया था। ठीक है, बट ही कुड नॉट बी रिमूव्ड। जो इंक्वायरी कमिटी थी दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर बट ही वाज नॉट रिमूव्ड एज द मोशन वाज डिफीटेड इन लोकसभा। इतना क्लियर है? ओके